बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज 2 जुलाई को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है केमिकल स्पीशीज। इसमें हम आज आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर आयन को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम फ्री रेडिकल का भी जिक्र करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम आयन की तरफ मूव करते हैं। An atom having any charge is called ion। किसी भी एटम पर कोई चार्ज अगर मौजूद होता है तो उसे आप आयन कहते हो। An atom having any charge is called आयन। एनी चार्ज की बेस पे इन्हें आप कैटाइन और एनाइन में क्लासिफाई करते हो। कैटाइन एनाइन याद रखिएगा, कैटाइन में आपको ये पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। सो ये याद रखने का एक ट्रिक है कि ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आप कैटाइन कहते हो, पॉजिटिवली चार्ज। जबकि यहाँ पर आपको ये नेगेटिव नज़र आ रहा है। सो याद करने का ट्रिक है कि ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन कहलाता है, नेगेटिवली चार्ज। इसके साथ साथ एक और भी ट्रिक है। अनाइन एन की साउंड दे रहा है और नेगेटिव चार्ज भी एन से स्टार्ट। सो नेगेटिव चार्ज एन की साउंड तो अनाइन एन की साउंड, ठीक हो गया। तो वो नेगेटिवली चार्ज अनाइन, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हाउ दीज चार्जेस डिवेल्प्स। जो पॉजिटिवली चार्ज है ये आयन बनते हैं व्हेन एन एटम लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो रिजल्टेंटली तौर पे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऐसे आयन को आप कैटाइन्स कहते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। खारिज करने से पहले एटम न्यूट्रल था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर थी। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर थी तो इसका मतलब कि अब उसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, जिसका दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ गई। सो आप यूँ कहते हैं कि नेट number of electrons are lesser than number of protons। या आप यूं कह सकते हो कि number of protons are greater than number of
इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जहन में रखिएगा इसके फॉर्मेशन के हवाले से कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन इनसाइड फ्लो ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इसके रीज़न पे देखें तो बड़ा सिंपल जवाब है, क्योंकि जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इसका मतलब कि एक अट्रैक्टिव फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर काम कर रही थी, उसको तोड़ के आप उसे बाहर ले जा सकते हो, तो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपीरियंसिंग an attractive force by a nucleus. Therefore, to overcome this attractive force, energy is required. एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एनर्जी जज़ब होगी। ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी जज़ब होती है वो एंडोथर्मिक हो जाते हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी इसके बारे में एलेबोरेशन है, लेकिन वो इंशाल्लाह आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे। अभी आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा मटेरियल दिया हुआ है, मैंने उसी को डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं कैटायंस के हवाले से। मिसाल के तौर पे सोडियम एटम है, सोडियम पॉजिटिव 1 गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसने खारिज किया। इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो तकरीबन डेल्टा ई, इसकी चेंज इन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव 496 किलो जॉल पर मोल होनी चाहिए। सो इतने किलो जॉल एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नेक्स्ट वन, अब हम मूव करते हैं अनाइंस की तरफ। बड़ा सिंपल है, पॉजिटिवली का सारा कुछ उल्ट होता जाएगा। इधर लॉस हुआ था तो इधर गेन होगा बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके बनने वाला आयन कैटायन कहलाता था। तो इसी का उल्ट हो जाएगा कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल करके बनने वाला आयन अनायन बन जाएगा या अनायन कहलाएगा। इसके अंदर डेफिनेटली चूँकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ चुकी है। सो आप लिखेंगे कि नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरह आप तस्वीर का दूसरा रुख यूं भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेसर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें हीट चेंज के हवाले से, तो
It should be exothermic as well as endothermic. It should be exothermic as well as एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिनमें हरारत खारिज होती है। कब ये हरारत खारिज करेंगे? फॉर एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं यूजुअली। अमूमी तौर पे जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस वक़्त ये हरारत खारिज करते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट पॉइंट पे पड़ा था। उसने जब एटम के शेल में दाखिल होना है, न्यूक्लियस के करीब जाना है, तो न्यूक्लियस की जानिब से एक अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगेगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ी जाए तो एनर्जी चाहिए होती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है तो एनर्जी खारिज होती है उस वक़्त, इसलिए एनर्जी खारिज होगी। मगर मैंने साथ यूजुअली लिखा। यूजुअली का मतलब ये है कि कुछ एबनॉर्मल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त भी एनर्जी खारिज नहीं करते बल्कि जज्ब करते हैं। वो क्यों जज्ब करते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। तो अभी आप जस्ट ये कह लें कि अमूमी तौर पे जनरल आपको नॉलेज, मेमोरी बेस्ड अभी लेक्चर है, मेमोरी क्लियर हो जाए उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो अभी आप वाकिफ़ नहीं हैं। आप दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तीसरे के मिड में जाके ये टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद है एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यूजुअली फॉर एडिशन ऑफ second and onward any electron, अमूमी तौर पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त ये मैं इनसर्कल कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना बने। ये एक्सोथर्मिक के लिए था, ये इतना हिस्सा जो है एंडोथर्मिक के लिए है, ये मैंने इनसर्कल कर दिया है। इधर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक के लिए। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या ऑनवर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उस वक़्त अमूमी तौर पे एनर्जी जज़ब होती है। मैंने यूजुअली इसलिए लिखा कि समटाइम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त भी एनर्जी जज़ब होती है, इसलिए यूजुअली लिखना पड़ा है। इसके रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एटम पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है और हम जानते हैं कि जो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है और जो पहले से जिस एटम में ऐड होना है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जब दूर धकेलते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अदरवाइज वो खुद से ऐड नहीं होगा। सो इसका मतलब एनर्जी जब प्रोवाइड करना पड़ेगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं कि मिसाल के तौर पे फ्लोरीन F2 की फॉर्म में पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे 2 एटम और F नेगेटिव 2F नेगेटिव बन जाएगा। सो ये हमारे पास इसके जो एनर्जी चेंज आएगी वो हमारे पास तकरीबन
-325 किलो जॉल पर मोल होगी। सो इस तरह अनाइन बना। यहाँ पे पॉजिटिव साइन जाहिर कर रहा था कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके बुक में एटम और आयन में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा उसके बारे में तो वो मुझे आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इस सारे टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो सिंपल बात है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन खारिज या हासिल करता है तो बनने वाली चीज़ जो होती है वो आयन कहलाती है। मैंने इसलिए समराइज़ किया क्योंकि अब मैं मोलेकुलर आयन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोलेकुलर आयन। अगला पॉइंट है मोलेकुलर आयन। जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो बनने वाला आयन मोलेकुलर आयन कहलाता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल lost or gain one or more electrons the resultant species is called मोलेकुलर आयन। इसको क्या कहा जाता है? मोलेकुलर आयन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, N2 पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें तो बड़ी सिंपल है। बाय पासिंग एक्स-रेज, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ गैसियस सैंपल गैसियस स्टेट में आपका सैंपल पड़ा होगा, उसमें से अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारते हैं, आप उसमें से एक्स-रेज गुजारते हैं या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स गुजारते हैं तो उस वक़्त हमारे पास मोलेकुलर आयन बनता है। मिसाल के तौर पे N2 गैस के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के बम्बारमेंट की, पहले ये एक इलेक्ट्रॉन था तो एक उसमें से निकालेगा, सो दो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएंगे और N2 में से चूँकि इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये चूँकि एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकला है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा? मोलेकुलर आयन कहलाएगा। उसके बाद आपकी बुक में एक बात बोली हुई है कि कैटायनिक मोलेकुलर आयन जो होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं एज़ कंपेयर टू अनायनिक मोलेकुलर आयन। कैटायनिक मोलेकुलर आयन आर मोर अबंडेंट देन अनायनिक मोलेकुलर आयन। हमने इसके रीज़न पढ़नी है कि ऐसा क्यों होता है। देखें, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं तो वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बजाय इसके कि खुद कैप्चर हो जाए। अनायन तो तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन अब वो गेन कर लेगा मॉलिक्यूल। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया तो वो बल्कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट करता है। देयर वर
या देयर इज मैक्सिमम possibility that by striking of high speed electrons with sample molecules will eject का मतलब होता है निकालना इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सैंपल देन कैप्चरिंग बाय सैंपल। ऐसा बहुत कम चांस है कि सैंपल उसको पकड़ ले और अनाइन बन जाए, बल्कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन था, उसने नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मोलेकुलर कटाइन जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं, जबकि एक सिंपल कटाइन और सिंपल अनाइन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें भी कटाइन ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि वो कटाइन बनाते थे मेटल्स, और मेटल्स 80% पाई जाती हैं। इसका मतलब 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कटाइन बनाने का रुझान रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कटाइन की तादाद ज़्यादा होगी। उसके बाद मोलेकुलर आयन और मॉलिक्यूल का भी कंपैरिजन आपकी बुक में टेबल की शक्ल में दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, उसको आपने खुद करना है। अगर ना समझ आए तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट वन इज़ फ्री रेडिकल। जो आज के टॉपिक का आखिरी पॉइंट है जिसको हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्री रेडिकल। याद रखिएगा, पहले आपने रेडिकल पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एनी चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल भी बल्कि है कि आपने मुझे ये बताना है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है लेकिन इसको मोलेकुलर आयन कहते हैं, और समटाइम मोलेकुलर आयन आपने जो पहले रेडिकल पढ़ा है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एनी चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड मोलेकुलर आयन, ये आपका होम क्वेश्चन है, आपने मुझे सेंड करना है। उसके बाद हम फ्री रेडिकल की तरफ मूव करते हैं। द स्पीशी, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम having odd number of electrons is called free radical। अगर आप इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो आपने अपनी बुक में देखना है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलैटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड by homolytic breakage of bond। बॉन्ड आपको पहले बताया था कि एटम्स को जोड़ के रखने वाली कुव्वत। होमोलैटिक यहाँ पे दो अल्फाज का मजमुआ है। होमो स्टैंड फॉर सेम, लाइटेक स्टैंड फॉर ब्रेकडाउन, इक्वल, सेम, ब्रेकडाउन या ब्रेकेज, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की सेम ब्रेकेज होती है, इक्वली डिवाइड होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिवाइडेड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिवाइडेड। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबरी की सतह पे तकसीम होते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, जब ये सनलाइट की मौजूदगी में ब्रेक हो गए तो इसके दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से ये वाला साइन जो होता है बॉन्ड ब्रेकेज के लिए यूज़ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। सो ये दो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। इसका मतलब ये ओड नंबर हो गया, तो ये हमारे पास ओड नंबर रखने वाला स्पीशी बन गई, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। और इसके बैक स्टेप पे अगर आप देखो तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हुए हैं। चूँकि 2 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, एक एक एटम के पास चला
चला गया और एक दूसरे एटम के पास चला गया। उसके बाद अगर आप इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जिस तरह मैंने बहरहाल ये एग्जांपल दिया, आपने इसी तरह की एक एग्जांपल भी मुझे सेंड करनी है जिसमें आपने होमोलिटिक ब्रेकेज उसकी शो करनी है। फिर ये हाफ एरो लगाना है। अगर आप लोग इस तरह से पूरा एरो लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इस तरह हाफ एरो, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लियर। उसके बाद लास्ट वन इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि इसके सिंबल के ऊपर डॉट लगाया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग डॉट एट द टॉप ऑफ सिंबल एट राइट साइड। राइट साइड पे वो भी होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे आप नहीं लगा सकते। इसके साथ ही बेटा आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके सेंड करने हैं। बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो मुझे आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।